Hello dear students, myself Dr. Rajiv Namdev, in charge automobile engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College Indore, welcomes you all automobile engineering students of 6th semester in the subject vehicle air conditioning. This is 621 module concept of refrigeration and our topic number 1. So we are starting our this subject with the topic refrigeration and car air conditioning. आप लोग यहाँ इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये हमारी एक कार है और इसमें जो डार्क कलर में आपको दिख रहे हैं ये एयर कंडीशनर है। इसके बाद इस पोर्शन को बाहर निकाल करके आपको दिखाया गया है और यहाँ पर डिटेल में ये हम आगे पूरा इस वीडियो में जानेंगे। तो कार एसी क्या होती है, कार में एसी कैसे वर्क करता है, ये आपको पता लग जाएगा। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर टॉपिक, इनिशियल टॉपिक रेफ्रिजरेशन ऑफ सब्जेक्ट व्हीकल एयर कंडीशनिंग। तो इस भाग में हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन या प्रशीतन क्या होता है, क्रायोजेनिक्स क्या है, मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये प्रशीतन जो होता है उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, इसमें आइस रेफ्रिजरेशन बर्फ के द्वारा प्रशीतन, रेफ्रिजरेशन बाय एवोपरेशन बाष्पीकरण से प्रशीतन, ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन शुष्क बर्फ से प्रशीतन, रेफ्रिजरेशन बाय एक्सपांशन ऑफ एयर वायु के प्रसार से प्रशीतन, और वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रक्रमों को हम यहाँ पर देखेंगे। हम एयर कंडीशनिंग क्या होती है या वातानुकूलन इसके बारे में जानेंगे और डिफरेंस जानेंगे हम रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के बीच में। इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के बारे में जानेंगे कि इनके अनुप्रयोग क्या है, और कार एयर कंडीशनिंग से हम हमारे इस वीडियो का समापन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विद द सब्जेक्ट रेफ्रिजरेशन या प्रशीतन। रेफ्रिजरेशन या प्रशीतन किसको कहते हैं? तो इसके लिए एक अमेरिकन सोसाइटी है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स की, ASHRAE, आशरे इट इज नोन एज। तो अकॉर्डिंग टू आशरे, रेफ्रिजरेशन इज द साइंस, इट इज द साइंस ऑफ मेंटेनिंग सिस्टम टेम्परेचर लोअर देन सराउंडिंग टेम्परेचर बाय डूइंग एक्सटर्नल वर्क। तो इसमें आप यदि देखें तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ है रेफ्रिजरेशन इज द साइंस ऑफ मेंटेनिंग सिस्टम। एक हमारा ये सिस्टम है, यहाँ पर देखिए आप, इसमें ये हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम को हम समझ सकते हैं कि घर का हमारा फ्रिज है, तो ये हमारा सिस्टम है। तो इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम कोई भी हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए हम रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं हमारे घर का, इसका तापक्रम जो है, सिस्टम का तापक्रम जो है, जो बाहर का तापक्रम है एम्बिएंट या वातावरण या परिवेश का सराउंडिंग का तापक्रम, उससे कम पर बनाए रखना है। यानी सिस्टम का तापक्रम जो होना चाहिए टी सिस्टम, वो सराउंडिंग से कम हो, ऐसा साइंस जो है वो रेफ्रिजरेशन है। और ये कैसे पॉसिबल है? बाय डूइंग एक्सटर्नल वर्क। हम सिस्टम पर कार्य करते हैं। आप लोगों ने अपने घरों के फ्रिज में देखा होगा कि एक ब्लैक कलर की बॉडी पीछे होती है जिसको हम कंप्रेसर कहते हैं। कंप्रेसर के द्वारा हम इसमें कार्य करते हैं। तो आश्रय के अनुसार प्रशीतन वह विज्ञान है जिसमें निकाय के तापक्रम को परिवेश के तापक्रम से कम पर वह कार्य करके रखा जाता है। यानी आप वह कार्य करेंगे सिस्टम पर, तंत्र पर, और उसे जो उसका तापक्रम होगा वो परिवेश के तापक्रम से कम पर बनाए रखने का जो विज्ञान है वो हमारा प्रशीतन है। तो यदि आप बोले इन शॉर्ट कि आश्रय के अकॉर्डिंग टू आश्रय, रेफ्रिजरेशन इज द साइंस ऑफ मेंटेनिंग सिस्टम टेम्परेचर। ये विज्ञान है तंत्र के तापक्रम को बनाए रखना, कितना? लोअर देन सराउंडिंग, वातावरण से कम पर बनाए रखना और उस पर कार्य किया जाए। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? कूलिंग अ सिस्टम टू लोअर टेम्परेचर बिलो द एम्बिएंट। इसका सीधा सा मतलब हम समझ सकते हैं कि यदि हम रेफ्रिजरेशन की बात कर रहे हैं तो वातावरण का जो भी तापक्रम है, यदि हम उससे कम पर किसी चीज को रख रहे हैं तो वो हमारा कहलाएगा रेफ्रिजरेशन। तो यहाँ पर यह चित्र के द्वारा भी बताया गया है कि एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर टी सिस्टम है, सराउंडिंग या एम्बिएंट बताया गया है, और ये हमने थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत में पढ़े थे। इसके बाहर हम बोलते हैं उसको यूनिवर्स, इन दोनों को मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं यूनिवर्स। तो यहाँ पर ये टी सिस्टम टेम्परेचर इज लेस देन टी सराउंडिंग। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिस्टम को टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं हम इसमें, बस वो भी कितना? सराउंडिंग से कम।
और इसमें जो साइंस लगता है वो हमारा क्या है, रेफ्रिजरेशन। इसके बाद हम क्रायोजेनिक के बारे में भी जाने। क्रायोजेनिक का आपने नाम सुना होगा कि ये स्पेस में यूज होता है, रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल में। स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल एसएलवी जो होते हैं उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, तो उसमें क्रायोजेनिक जो है वो एक टेक्नोलॉजी है। तो क्रायोजेनिक्स अगेन इट इज द साइंस, रेफ्रिजरेशन की तरह ये भी साइंस है, दैट डील्स विथ प्रोडक्शन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेफ्रिजरेशन में हम बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बोलते हैं, लेकिन यदि हम बिलो एटमॉस्फेरिक तो -140 भी है या उसके नीचे भी है, नहीं, -140 या उसके नीचे को हम बोलते हैं वेरी लो टेम्परेचर एंड देयर इफेक्ट्स। तो क्रायोजेनिक्स वह विज्ञान है जिसका संबंध अत्यंत निम्न -140 से नीचे परम शून्य तक तापमान के उत्पन्न होने और उसके प्रभावों से है। इसका मतलब क्या हम क्रायोजेनिक को रेफ्रिजरेशन कह सकते हैं? यस, कह सकते हैं कि ये वातावरण से कम होता है, लेकिन स्पेसिफिकली यदि हमें क्रायोजेनिक बोलना हो तो हम बोलेंगे कि -140 से 0 एब्सोल्यूट तक जो भी टेम्परेचर पर हम वर्क करेंगे वो। इसका उपयोगिता कहाँ होती है? इसकी उपयोगिता आप देखें कि आप लोगों ने मास्टर शेफ प्रोग्राम वगैरह देखा होगा, जिसमें कि वो किसी भी चीज़ को, खाने को ठंडा रखने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। मतलब नाइट्रोजन गैस जो हमारे वातावरण में मैक्सिमम परसेंटेज है उसको लिक्विड करके रखते हैं, तो जैसे हम उसको खुला छोड़ते हैं तो वो बहुत ठंडा कर देता है, आपने देखा होगा। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि हमारे जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसमें फ्यूल के लिए हम एक हाइड्रोजन होगी एक ऑक्सीजन होगी, तो इन गैसेस को हम लिक्विडिफाई करते हैं, द्रवीकरण करते हैं इनका। अब आप देखिएगा कि जब भी द्रवीकरण गैस से हम, जैसे मान लीजिए भाप है उसको हमें पानी में बदलना है तो हमको ऊष्मा निकालनी पड़ती है, तो यहाँ पर भी हमको गैस से ऊष्मा निकाल के उसको लिक्विड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो साइंस हमारा जो है क्रायोजेनिक कहलाता है। तो इसी बिंदु पर हम यहाँ पर दो चीज़ों में अंतर समझ लेते हैं कि प्रशीतन या रेफ्रिजरेशन और क्रायोजेनिक्स में अंतर क्या है। दोनों वातावरण से कम तापक्रम है लेकिन स्पेसिफिक है। पहला जो बिंदु है खास, टेम्परेचर या तापक्रम, हम प्रशीतन में लोअर देन सराउंडिंग, यानी कि अभी आप देखें किसी भी सीजन में देखें बाहर का तापक्रम यदि 20 है और हमने उसको 10 पे रख लिया तो इस रेफ्रिजरेशन कहलाएगा। जैसे गर्मियों के दिनों में मटके के अंदर का ठंडा पानी, तो मटका क्या हो गया, सिस्टम जिसके अंदर पानी ठंडा है वातावरण से कम, तो ये सिंपली रेफ्रिजरेशन है। जबकि क्रायोजेनिक, इसमें टेम्परेचर जो है -140 से कम होगा, यानी -140, फिर इसके बाद कैसे जाएगा, -273 तक जाएगा, क्योंकि परम शून्य या जीरो हम जो बोलते हैं -273 को, उसके नीचे जाना संभव नहीं है। इनके अनुप्रयोग क्या है? इसके डोमेस्टिक और कमर्शियल, प्रशीतन के, रेफ्रिजरेशन के घरेलू और व्यावसायिक उपयोग हैं, जबकि क्रायोजेनिक का उपयोग जो होता है वो स्पेस एंड रिसर्च में, अंतरिक्ष और शोध में होता है। इसके उदाहरण देखें, हमारे घर का रेफ्रिजरेटर या प्रशीतित्र, आइस प्लांट जहाँ बर्फ बनती है, बर्फ संयंत्र, ये सभी रेफ्रिजरेशन के एग्जाम्पल हैं। जबकि क्रायोजेनिक के लिए लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, गैसों का द्रवीकरण, स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल, अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान, ये जो है, ये उदाहरण जो है वो क्रायोजेनिक के हैं। तो अभी तक इस तरीके से आप दो चीज़ों में अंतर समझ गए हैं, पहला रेफ्रिजरेशन और क्रायोजेनिक। दोनों में तापक्रम जो होता है कम होता है, लेकिन रेफ्रिजरेशन में वातावरण से कम, जबकि क्रायोजेनिक में -140 से लेकर के और नीचे तक। यानी -140 को आप रेफ्रिजरेशन नहीं बोलेंगे, बल्कि उसको आप रेफ्रिजरेशन के स्पेसिफिक टर्म में बोलेंगे, इट इज अ क्रायोजेनिक एंड इट इज अ साइंस। तो दोनों साइंस है। तो जब आप रेफ्रिजरेशन और क्रायोजेनिक के बारे में समझ गए हैं, अब हम ये देखिए कि रेफ्रिजरेशन कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कौन कौन सी विधियां हैं। तो सबसे पहली ओल्डेस्ट मेथड है आइस रेफ्रिजरेशन या बर्फ प्रशीतन। इसके बाद है रेफ्रिजरेशन बाय एवोपरेशन, बाष्पीकरण से प्रशीतन। फिर है ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन, शुष्क बर्फ से प्रशीतन। रेफ्रिजरेशन बाय एक्सपेंशन ऑफ एयर, वायु के प्रसार से प्रशीतन। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, बाष्प संपीड़न प्रशीतन। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन, बाष्प अवशोषण प्रशीतन। रेफ्रिजरेशन बाय थ्रोटलिंग ऑफ गैसेस, गैसों के अवरोधन से प्रशीतन। लिक्विड गैस रेफ्रिजरेशन, द्रव गैस प्रशीतन। स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन, बाष्प जेट प्रशीतन, एंड सो ऑन। तो ये पूरी एक लिस्ट है हमारे पास कि कौन कौन सी विधि से हम प्रशीतन कर सकते हैं। इसमें सबसे ओल्डेस्ट मेथड है आइस। इनमें से कुछ के बारे में हम जानेंगे, बाकी को नहीं जानेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में यही आता है कि आप सिर्फ लिस्ट बनाएं, उनके नाम लिखें, आपको नाम पता हो कौन कौन सी विधि है।
इसमें से हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन को पूरा हमारा जो कार एसी उसमें हम उपयोग में लाते हैं, तो इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। रेफ्रिजरेशन बाय एक्सपांशन या फिर हम आगे पढ़ेंगे एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन में। और बाकी की 3 विधियां हैं जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, उनके बारे में हम यहीं जानेंगे। आइए राइस रेफ्रिजरेशन। आइस रेफ्रिजरेशन या बर्फ प्रशीतन के बारे में बोलें तो आइस रेफ्रिजरेशन इज द ओल्डेस्ट मेथड। ये बर्फ प्रशीतन सबसे पुरानी विधि है, क्योंकि जहाँ टेम्परेचर डाउन होता है तो एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है। तो आइस इज यूज फॉर कीपिंग द स्पेस एट टेम्परेचर बिलो द सराउंडिंग टेम्परेचर। और बर्फ से हम जो है तापक्रम को सराउंडिंग से कम बनाते हैं। अब इसका एग्जांपल देखें आप, कि आपने देखा होगा कि पल्स पोलियो की दवा जो रहती है, पल्स पोलियो की दवा को कम तापक्रम पर रखना है, तो आपने देखा है एक मतलब पॉलीमर्स का एक बॉक्स होता है, उसके अंदर आइस रहती है और उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, दवा रख लेते हैं। तो बाहर का भले ही बॉक्स किसी भी जगह ले जाएं, बाहर का तापक्रम ज़्यादा रहेगा लेकिन उसके अंदर का कम रहेगा। ये अपन देखें, आइस पहले हम जो कुल्फ़ी खाते थे उसमें क्या करते हैं हम, कि बाहर का तापक्रम जो गर्मियों में 40 डिग्री और अंदर कुल्फ़ी जो है आपकी माइनस में जम जाती है, बर्फ मतलब दूध जो है वो जम जाता है। तो इस प्रकार से आइस का उपयोग किया जाता है। अब इसमें भी एक टच है कि सिंस आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री, अब बर्फ 0 डिग्री पर पिघलता है। इसका मतलब ये हुआ कि इट कैन बी यूज टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अबाउट 5 to 10 डिग्री, यानी 5 से 10 डिग्री तक तो ये ठीक है कि अकेले बर्फ से आप इसको मेंटेन कर सकते हो। लेकिन उससे नीचे करना हो, जैसे आप दूध से आइसक्रीम बनाना हो, तो आप इसमें नमक डालते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। नमक का घोल लवण जल बनाया जाता है, जिससे कि आइस जो मेल्ट होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर होती है और आपकी कुल्फी या आइसक्रीम जम जाती है। आइस रेफ्रिजरेशन में बी ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये 2 प्रकार का हो सकता है। आइए कौन कौन सा। पहला, ये हमारे घर का रेफ्रिजरेटर है। यदि रेफ्रिजरेटर ना हो और हम केवल एक ऐसा बॉक्स बनाए, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर यदि हम बर्फ को रख दें और कैबिनेट को बंद कर दें, दरवाजे को बंद कर दें, नीचे सामान रखा हो, तो क्या होगा कि नीचे जो सामान रखा है गर्म है, तो यहाँ से एयर जो है गर्म होने के कारण ऊपर की ओर उठेगी, इसके बाद फिर बर्फ के संपर्क में आएगी और फिर ठंडी होने के कारण नीचे की ओर जाएगी। तो इस तरह से ये एयर का नेचुरल सर्कुलेशन होने के कारण हमारा ये पूरा चैम्बर जो है वो ठंडा हो जाता है। हम हमारे जो घरों के रेफ्रिजरेटर है उसमें भी यही प्रिंसिपल यूज़ करते हैं कि बर्फ़ को हम वीसीआर सिस्टम के द्वारा जमा लेते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर ये पूरा ठंडा होता है, इतना बड़ा कैबिनेट। ये सिंबल भी है कि कोल्ड एयर का सिंबल देखिए आप, ये नीचे की ओर आ रही है, ऊपर से नीचे की ओर। वार्म एयर जो यहाँ सामान को ठंडा करके गर्म हो रही है, वो ऊपर की ओर जा रही है। सबसे ऊपर चैम्बर में आइस है और बाकी आप यहाँ पर देखते हैं कुछ भी, ये जो बूंदें दिख रही हैं ये पानी है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट है। तो ये हमारा डायरेक्ट आइस रेफ्रिजरेशन है, प्रत्यक्ष। अब इनडायरेक्ट में क्या होगा कि मान लीजिएगा कि हमें नमी नहीं चाहिए, कोई प्रोडक्ट हमारे ऐसे अलग अलग चैम्बर हैं ABC, इनमें हम ये चाहते हैं कि बर्फ से जो एयर आएगी वो क्या होगी, ठंडी होकर के आएगी, उसके साथ में पानी के कण होंगे जो कि प्रोडक्ट को हमारे ख़राब कर सकते हैं। तो हम क्या करें कि यहाँ पर हमने एक बर्फ़ का बनाया और इसमें हमने एयर लिया। अब एयर जो ठंडी हुई इसको हम ट्यूब के थ्रू पास करें, खुले में पास ना करें, और अलग अलग चैम्बर में आवश्यकता के अनुसार करें, और जिससे कि हम इसको कंट्रोल भी कर सकें कि हम किस चैम्बर में कितनी ठंडी एयर भेजना चाहते हैं और फिर वो वापस अपनी आ जाए। तो ये क्या हो गया कि इसमें जो है आइस चैम्बर अलग है बिल्कुल, और बाकी के चैम्बर को हम इनडायरेक्टली एयर के द्वारा ठंडा कर रहे हैं। तो ये हमारा इनडायरेक्ट आइस रेफ्रिजरेशन है। तो बर्फ के द्वारा प्रशीतन जो है ये ओल्डेस्ट मेथड है। आइए अब हम इसके बाद बात करते हैं रेफ्रिजरेशन बाय एवोपरेशन, बाष्पीकरण से प्रशीतन। अब इसके लिए मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूँ। ये देखिए, सूरज है, बहुत तेज धूप पड़ रही है, ये बच्चा खड़ा है, इसको पसीना आ रहा है। अब ये पसीना कैसे सूखता है? ये सूखता है बाष्पीकरण के कारण। मानव की चमड़ी की सतह से पसीने का क्या होता है, बाष्पीकरण होता है। एवोपरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम स्किन सरफेस ऑफ ह्यूमन। ये आप देखें, ये हमारा मिट्टी का बर्तन है, इसमें आपने खाना रखा है, गीला टॉवल रख दिया है, घरों में उपयोग में आता है। तो यहाँ पर खाना रखा है, ये टॉवल गीला रहेगा तो इसकी छूती हुई जो हवा, गर्म हवा बहती हुई जाएगी, तो वो क्या करेगी कि इसमें जो गीलापन है, ओस की बूंदें हैं, उनको अपने साथ उड़ा के ले जाएगी और उसके बदले में इसको ठंडा रखेगी। तो इस तरह से अर्थन पॉट
मिट्टी का घड़ा है या छागल जो अपन उपयोग में लाते हैं, ये सभी इसके उदाहरण हैं। अब ये कार्य कैसे करती है? इन दिस मैटर वाटर ड्रॉपलेट्स कन्वर्टेड टू वाटर वेपर्स बाय ट्रांसफरिंग लेटेंट हीट टू मूविंग एयर स्ट्रीम विच कीप्स द सिस्टम कूल्स। यानी कि आपकी बॉडी को ठंडा तब लगेगा जबकि आपकी ऊष्मा बाहर जाए। अब आपके शरीर की जो ऊष्मा है वो आपके शरीर के जो बूंदे हैं, ये पसीने की बूंदे हैं, इसको यदि हम वाष्प में बदल दें, जल वाष्प में, ये ड्रॉपलेट है, इनको हम क्या में बदल लें, छोटी छोटी बूंदे हैं, इनको हम क्या करें, जल वाष्प में बदल दें, यानी हवा आए और उन्हें अपने साथ उड़ा करके ले जाए, तो ये क्या होंगी, चूंकि आपने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया है तो ये हीट आपने सिस्टम से ली है, वो हीट क्या होगी, फेस चेंज होने के कारण उसको क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। तो उसके कारण ये जो यहाँ पर आपको ठंडक महसूस होगी। तो ये रेफ्रिजरेशन बाय एवोपरेशन के एग्जांपल्स हैं। तीसरा और देखते हैं हम, ड्राई आइस। आइस रेफ्रिजरेशन, ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन का आइस रेफ्रिजरेशन से कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज तो ये शुष्क बर्फ। आइए पहले इस पिक्चर को देखते हैं अपन। इस पिक्चर को यहाँ पर देखें बड़ा करके। आप इसमें ये देख रहे हैं कि यदि आप पानी को ठंडा करें, बर्फ है, और यदि उसको वो गर्म होगी तो किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में, और बदले में अपनी हीट देकर उस सिस्टम को ठंडा रखेगी। ये पानी के बारे में। लेकिन यदि कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसको यदि आप ये सॉलिड रूप में है तो ये बिना लिक्विड में आए सीधे सीधे क्या हो जाती है, गैस में बदल जाती है। इसको बोलते हैं अपन सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातक। ये प्रक्रिया है। इसमें क्या हो रहा है, जो सॉलिड है आइस, वो लिक्विड में मेल्ट हो रही है, पिघल रही है और लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, यदि उसको हम सॉलिड स्टेट में खुला छोड़ दें तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है बिना लिक्विड में आए। इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। तो बेसिकली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का नाम क्यों लिया, क्योंकि ड्राई आइस जो शुष्क वाष्प है, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ही कहलाती है, जो कि -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो अगर कोई आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्राई आइस, तो ड्राई आइस को क्या बोलेंगे आप, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी शुष्क बर्फ कहलाती है, जो कि -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर सब्लिमेट होती है। ड्राई आइस कन्वर्ट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। शुष्क बर्फ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातक कहते हैं। When the dry ice gets converted into vapor state, it keeps the product frozen. जब शुष्क बर्फ जो है वाष्प अवस्था में परिवर्तित होती है, यानी गर्म होती है, तो जहां पर से गर्म होती है उसको वहां पर उत्पाद को ठंडा करके रखती है, जमा करके रखती है। इट इज यूज फॉर फ्रीजिंग द फूड इन एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टेशन। तो एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टेशन जब हम करते हैं वहां पर भी हम ड्राई आइस का उपयोग करते हैं। वैसे एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन में नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसका उपयोग किया जाता है। आगे आइए अब हम देखते हैं। बट कहीं पर भी यदि आपको ठंडक चाहिए तो वहाँ पर आप यानी इसको बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कपूर की तरह है। आपने कपूर देखा है पूजा में कि उसकी टिक्की को यदि हम खुला छोड़ दें तो वो सीधा गैस में बदलता है, लिक्विड में नहीं बदलता है, प्योर यदि है। इसी प्रकार से हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब हम देखें रेफ्रिजरेशन बाय एक्सपांशन ऑफ एयर। वायु के प्रसार से प्रशीतन कैसे होता है हम ये देखें। सपोज ये हमारा है यहाँ पर कंप्रेसर या संपीड़क। ये कंप्रेसर है। हमने वायुमंडल की एयर 1 बार को लिया और टेम्परेचर लिया हमने 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसमें 273 जोड़ देंगे तो कैपिटल T1 हो जाएगा 300 के। P1 T1 को हमने 5 गुना तक कंप्रेस किया तो P2 कितना हो गया, 5 बार। लेकिन चूंकि हम कंप्रेस कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो पहली प्रक्रिया देखिए आप क्या है कि एयर इनलेट टू कंप्रेसर, संपीड़क में प्रवेश करती है एयर, उसमें प्रेशर रहता है 1 बार, और T1 जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड या उसमें 273 जोड़ दें तो 300 के है। यहाँ पर कैपिटल T का ही उपयोग होता है। हमने थर्मोडायनेमिक्स में देखा था, स्मॉल t डिग्री सेंटीग्रेड, कैपिटल T केल्विन में किए। अब इसमें नंबर 2 पर हम आते हैं। ये हमारा नंबर 1 था। नंबर 2 पर क्या हो रहा है, आउटलेट फ्रॉम कंप्रेसर और इनलेट टू कंडेंसर। यानी यहाँ से जो कंप्रेसर से जो कंडीशन निकल रही है और ये यहाँ पर जा रही है कूलर या हीट एक्सचेंजर में,
ये कंडेंसर हम आगे चल के यूज़ करेंगे दूसरे टर्म में, वीसीआर सिस्टम में कंडेंसर, बट यहाँ पर तो कूलर ही है। हीट एक्सचेंजर में जब आती है तो क्या होगा, यहाँ पर आपने देखा कि जब ये कंप्रेसर से बाहर निकल रही है तो इसमें प्रक्रिया जो है, प्रक्रम है, वो एडियाबेटिक है या रुद्धोष में। तो इसके लिए आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक फार्मूला हम लगाते हैं, T2/T1 बराबर P2/P1 गामा माइनस 1 रेज़ टू पावर गामा। तो P2 हमने 5 गुना किया, P1 हमारा 1 था, और एयर है तो इसके लिए गामा की वैल्यू 1.4 होती है। तो यहाँ से हमने T2/T1 निकाला 1.584, या T1 की वैल्यू 300 रखी तो T2 हमारा कितना आ गया 475 के। तो 475 जो है इसका टेम्परेचर हो गया। हमको प्रेशर तो चाहिए बड़ा, लेकिन टेम्परेचर नहीं चाहिए, तो इसलिए हमको कहाँ गुजारना पड़ेगा इसको, हीट एक्सचेंजर से, जहाँ पर कि ऊष्मा आपकी सिस्टम से बाहर निकल रही है। तो इसके कारण अब जब आप यहाँ आएंगे तो P3 कितना हो जाएगा 5 बार, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा ओरिजिनल 475 से 300। हम इसको ठंडा ही करना चाहते थे, राइट। अब आइए अपन आगे देखें, 2 तक हो गया। अब यहाँ से जो निकल रहा है नंबर 3 पर, कहाँ से निकल रहा है, कूलर से निकल रहा है, और कहाँ जा रहा है, एक्सपांडर में जा रहा है या प्रसारक में जा रहा है, ये 3 नंबर पे। तो आउटलेट फ्रॉम कंडेंसर या इनलेट टू एक्सपांडर, इसको अपन एक्सपांडर बोलेंगे। तो संघनक से निर्गम तथा प्रसारक में प्रवेश, तो यहाँ पर जो हो रहा है ये कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। यानी इस दौरान आप देख रहे हैं कि P2 जो 5 बार है वही P3 भी है 5 बार, लेकिन टेम्परेचर जो कूलिंग होने के कारण 475 से कितना हो गया 300 के। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हमको रेफ्रिजरेशन मिलेगा इस पॉइंट पर, जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सपांशन। ये जो है आपका यहाँ पर क्या है, एक्सपांडर है या प्रसारक है। आप देखिएगा इस पर अभी मैं बताता हूँ कि जो पॉइंट 3 पर था 5 बार और 300 के, तो हम इसको ओरिजिनली फिर से 1 बार पे एक्सपांड कर देंगे, यानी इसको एक्सपांशन करने से इसका प्रेशर फिर से 1 बार पे ले आएंगे। तो जब हम 1 बार पे लाएंगे तो यहाँ कंप्रेसर में जब टेम्परेचर बढ़ रहा था तो यहाँ पर कम होगा, और ये हो जाएगा 189 के। 189 के आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, नहीं, यदि हम इसको डिग्री सेंटीग्रेड में देखें तो आप पाएंगे कि डिग्री सेंटीग्रेड में हो रहा है -83। यहाँ पर देखिए आप -83 आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है -83। तो हमने जो रेफ्रिजरेशन लिया वो एयर का एक्सपांडर में लिया। अब आप बोलेंगे कि जब हम एक्सपांशन ऑफ एयर कर रहे हैं तो इसी अकेले का उपयोग हो रहा है, तो बाकी के 3 क्यों, ये वाला क्यों, क्योंकि एक्सपांशन तब करेंगे जब आप पहले उसका प्रेशर बढ़ाएंगे, तभी तो कम करेंगे। प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए हमको उसको ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर लाते हैं तो आपको -83.5 या P4 1 बार पर मिलता है। और इस एयर को जब आप उस स्थान से ले जाएंगे जिसको आपको ठंडा रखना है, जिसको हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं या एवोपरेटर कहते हैं या वाष्पित्र कहते हैं, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, ये अपना टेम्परेचर के कारण ऊष्मा जो है यहाँ से अवशोषित करेगी या एब्स्ट्रैक्ट करेगी, जिसके कारण ये स्थान ठंडा हो जाएगा और उसका टेम्परेचर 189 से 300 के होकर के पुनः वो कहाँ चली जाएगी, कंप्रेसर में। तो यहाँ पर देखिए चौथे नंबर पर जो एडियाबेटिकली किया वही फार्मूला लगाएंगे हम। पहले T2 चाहिए था, अब हमको T3 पता है, तो हम T4/T3 लिखेंगे। फार्मूला वही है जो अभी हमने देखा था। फिर P4/P3 गामा माइनस 1, वही फार्मूला आएंगे 1/5.631 आएगा। T4 में फिर 300 रखेंगे, तो T4 जो आएगा वो हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 189.5 के या -83.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार से आपने इस प्रक्रम में देखा कि यदि हमें प्रशीतन चाहिए एक्सपांशन ऑफ एयर के द्वारा, तो उसमें हमको 4 चीजों की बेसिक कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ेगी। पहली कंप्रेसर, दूसरी कूलर, तीसरी एक्सपांडर, चौथी एवोपरेटर या जहां पर हमको ठंडक चाहिए। और ये प्रक्रिया से हमको यहाँ पर प्रशीतन मिलता है। इसका उपयोग एयरक्राफ्ट या शिप्स में होता है, जो हम आगे चल करके और डिटेल में जानेंगे। अब आइए हम नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं, वो है हमारी VCR, इसको हम बोलते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, बाष्प संपीड़न प्रशीतन। इसमें अभी हम जो एयर का उपयोग कर रहे थे या रेफरेंट या कार्यकारी माध्यम या प्रशीतक के रूप में, यहाँ पर हम गैसेस का उपयोग करते हैं। कुछ नाम मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको।
R134A, जिसका उपयोग अभी वर्तमान में हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि जब यहाँ पर ऊष्मा जब वो देता है तो गैस से लिक्विड में बदल जाता है, और जब यहाँ पर वाष्पित्र में ऊष्मा वो लेता है तो लिक्विड से गैस में बदल जाता है। तो ऊष्मा का जो आदान प्रदान होता है वो गुप्त ऊष्मा के रूप में होने के कारण टेम्परेचर लिमिट कम होती है। और इसमें एक कंपोनेंट और है, आइए अभी हमने जो पढ़ा एयर कंप्रेशर, उसके बारे में ही पढ़ें। चूंकि फिगर वहाँ कंप्रेसर यहाँ था तो यहाँ पर हमने कंप्रेसर यहाँ लगा दिया है, इस तरफ है। कंप्रेसर में क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाएंगे। तो आप इसको यहाँ ले जाएंगे, जैसे सपोज प्रेशर था 10 किलो पास्कल 253 के था, तो यहाँ पर आकर के 1000 मतलब 1000 हो गया, यानी 100 टाइम्स आपने 10 से क्या कर दिया 1000, 100 टाइम्स आपने इसको प्रेशराइज किया। आई थिंक इट शुड बी 100। ओके, अब क्या होगा कि अब यहाँ पर हम इसको कंडेंसर नहीं बोल, अब हम यहाँ पर इसको कूलर नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कंडेंसर। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, जो P2 है वही P3 रहेगा, लेकिन कंडेंसर में क्या होगा कि ये जो गैस हुई है प्रेशर बढ़ने के कारण, कंप्रेसर कारण, वो लिक्विड में बदल जाएगी। और यहाँ पर अब हम एक बात का उपयोग करेंगे, उपरोधन या थ्रोटलिंग करेंगे, कोई एक्सपांडर नहीं रहेगा। बाल्ब का मतलब वहां से हम छोटे से नैरो पैसेज को गुजारेंगे तो इसका प्रेशर डाउन हो जाएगा, और जब ये डाउन हो जाएगा तो इसका टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा, फिर हम इसको एवोपरेटर से गुजारेंगे। यानी वही 4 कंपोनेंट हुए अपने, कौन कौन से, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये वाला जो कंपोनेंट है हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर में क्या आ रहा है, आप देखेंगे क्या आ रहा है कंप्रेसर में, गैस आ रही है लो प्रेशर की, लो प्रेशर की गैस आ रही है, प्रेशर कम है। अब जब कंप्रेसर में गई तो इसका प्रेशर भी बढ़ गया और टेम्परेचर भी बढ़ गया, देखिए बढ़ गया यहाँ पर, राइट, लाल हो गई जो ब्लू थी, मतलब लो प्रेशर साइड जो गैस थी, ये जो आप देख रहे हैं कलर बता रहा है, ये रेड कलर में देखिए क्या हो गई, हाई प्रेशर साइड हो गई, क्योंकि कंप्रेसर में जाके कंप्रेस हुई। अब इसके बाद देखिए अब आप इसको कहाँ ले गए, कंडेंसर में। तो ये देखिए अब आपकी जो लो हाई प्रेशर गैस है वो हाई प्रेशर लिक्विड में बदल रही है, तो ये हमारा कंडेंसर है। कंडेंसर में हम फैन हमारा लगा ही होता है कार में, तो वही इसको क्या करता है, इसको बोलते हैं फोर्स सर्कुलेशन ऑफ एयर, तो उससे इसको ठंडा कर रहा है, क्योंकि इसके भी क्या होता है, रेडिएटर होता है जो हम कार में यूज करते हैं। तो अब क्या हुआ, ये किस में कन्वर्ट हो गया, हाई प्रेशर लिक्विड में। अब लिक्विड में चूंकि इसमें ऐसा हो सकता है नमी हो, ऑयल हो, तो इसलिए ड्रायर लगा देते हैं, ये बेसिक कंपोनेंट नहीं है। अब हम इसको ले जाते हैं एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व में ले जाने से क्या होगा कि ये जो अभी हाई प्रेशर लिक्विड था ये लो प्रेशर लिक्विड में बदल जाएगा, तो ये लो प्रेशर लिक्विड हो गया। ये हमारा वाष्पित्र है या इवेपोरेटर है, जहां पर अब ये अपनी जो ठंडक है वो एयर को देगा। ये ब्लोअर जो है एयर खींच रहा है, इसको देगा, तो ये एयर हमारी ठंडी हो जाएगी। यानी कार की एयर जो अंदर आप लेते हैं वो एयर कंडीशनिंग के काम आती है, और फिर से रेफ्रिजरेंट जो है गर्म होकर के गैस में बदल जाएगा लो प्रेशर, और फिर से कंप्रेसर में जाएगा। तो यानी इसमें यदि हम देखें कि कार में यदि हम लगाएंगे तो पहले हमें कंप्रेसर लगाना होगा, इसके बाद हमको क्या चाहिए, कंडेंसर चाहिए, इसके बाद ड्रायर एक सप्लीमेंट है। हम 4 बेसिक पे इंपॉर्टेंट करें अभी, कंप्रेसर, इसके बाद कंडेंसर, फिर एक्सपेंशन वाल्व, और फिर कहाँ आ जाएगा, एवोपरेटर। अब एवोपरेटर जहाँ ठंडी जगह है, यदि बाहर से हम एयर को लेकर के इसकी फिन्स के ऊपर से गुजारें, खींचे ब्लोअर खींचे अपने अंदर, तो यहाँ पर जो एयर मिलेगी आपको ठंडी मिलेगी। यही हमारी कार में एयर कंडीशनिंग के उपयोग में आती है। तो बेसिकली VCR वेपर कंप्रेशन के द्वारा जो हम रेफ्रिजरेशन लेते हैं वही हमारे कार के एयर कंडीशनिंग में उपयोग में आता है। इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। चूंकि हमें कार AC के बारे में जानना था इसलिए हमने इसको अभी सिर्फ टच किया, इसको आगे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियोज में हम जानेंगे। अब AC की बात कर रहे हैं, कार AC की बात कर रहे हैं, तो एयर कंडीशनिंग पहले समझ लें क्या होती है। एयर कंडीशनिंग या वातानुकूलन जो है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। मतलब रेफ्रिजरेशन में हम केवल तापक्रम की बात करते थे, लेकिन यहाँ पर आर्द्रता की भी या नमी की भी बात करेंगे। तो टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इनसाइड ऑफ कंट्रोल्ड स्पेस। इनसाइड मतलब यदि हम कार की बात कर रहे हैं कार के अंदर, या यदि हम मॉल में खड़े हैं तो मॉल के अंदर। फॉर कंफर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी मानव के सुखद के लिए, आर टू सूट प्रोडक्ट, या फिर उत्पाद के अनुसार हम तापक्रम और मॉइस्चर जो है
वो ये मानव सुख के अनुसार या उत्पाद के अनुसार बनाए रखने के लिए हम जो प्रक्रिया उपयोग में लाते हैं उसको बोलते हैं एयर कंडीशनिंग। तो वातानुकूलन मानव के सुख अथवा उत्पाद के अनुकूल नियंत्रित स्थान के अंदर तापक्रम एवं नमी को बनाए रखने की प्रक्रिया है। मेनली इट इज यूज्ड आइदर फॉर ह्यूमन कंफर्ट कंडीशन और अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। मुख्यतः इसका उपयोग मानक सुखद स्थितियों अथवा उत्पाद की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। अब मानव को सुख केवल तापक्रम कम ज्यादा से नहीं बल्कि नमी पर भी निर्भर करता है। क्योंकि हमारे अंदर 70% पानी है, तो हमारे अंदर पानी का स्तर वही बना रहे तभी हमको अच्छा लगेगा। तो फॉर ह्यूमन बीइंग कंफर्ट कंडीशन इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहाँ पर हम ह्यूमिडिटी को RH के द्वारा जानते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्ष आर्द्रता 50% और 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हमारा मानव सुखद अवस्था है। जबकि प्रोडक्ट के लिए ये वेरी करती है। जैसे प्रोडक्ट की बात करें हम, कपड़ा मिल है या कागज का जो कारखाना है, उसमें कागज और कपड़े को बनाने के लिए आर्द्रता हमको 90% से ज़्यादा रखना पड़ती है जिससे उसका तार ना टूटे, और टेम्परेचर हमको ज़्यादा रखना पड़ता है। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन की बात हो रही है कि तापक्रम और उसके साथ साथ नमी। एयर प्योरिटी एंड मोशन इज आल्सो कंट्रोल्ड इन दिस प्रोसेस। अब जो हम एयर को गुजारते हैं कंडीशन करके, उसका तापक्रम और आर्द्रता को मेंटेन करते हुए, तो उसमें वायु की शुद्धता और गति को भी हम निर्भर करते हैं। गति की मोशन की बात क्या हो गई, जैसे हम फैन में रेगुलेटर लगा के उसका स्पीड को वेरी करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी इसके एयर के मोशन को हम मेंटेन करते हैं और साथ साथ में हम एयर की प्योरिटी को भी मेंटेन करते हैं। तो ये हमारा कहलाता है एयर कंडीशनिंग। एक टच दिया, ये भी हमको आगे डिटेल में पढ़ना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में भी अंतर की बात कर लें। सबसे पहले तापक्रम। हमने जाना था कि रेफ्रिजरेशन में वातावरण से या परिवेश से कम तापक्रम बनाए रखा जाता है, लोअर देन सराउंडिंग। जबकि यहाँ पर जो होता है एज पर ह्यूमन और प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, मानव एवं उत्पाद की आवश्यकता के अनुसार हम तापक्रम बनाए रखते हैं। मानव के लिए हमने बताया 25 डिग्री, लेकिन उत्पाद यदि 90 चाहिए तो 90। अब फार्मास्यूटिकल में जाएंगे तो वहां पर आपको चाहिए 10 तो 10। तो ये दिस डिपेंड्स, बट ये है कि तापक्रम तो मेंटेन करना है। यहाँ पर ये फिक्स है कि वातावरण से कम, जबकि यहाँ पर मानव या उत्पाद की आवश्यकता के अनुसार। अब दूसरी चीज, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, आर्द्रता या नमी का नियंत्रण, एयर वेलोसिटी, वायु का वेग, एयर प्योरिटी, वायु की शुद्धता। इनकी रेफ्रिजरेशन में आवश्यकता नहीं होती, लेकिन एयर कंडीशनिंग में इन सभी पर किया जाता है। यानी एसी में अब यहाँ पर डिफरेंस हमको पता लग रहा है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, एयर वेलोसिटी, एयर प्योरिटी, यानी तापक्रम, आर्द्रता नियंत्रण, वायु वेग और वायु शुद्धता, इन सबको मेंटेन किया जाता है एयर कंडीशनिंग में मानव एवं उत्पाद की आवश्यकता के अनुसार। जबकि रेफ्रिजरेशन में सिर्फ तापक्रम को मेंटेन किया जाता है, सराउंडिंग से कम या परिवेश से कम। उदाहरण देखिए अब आप, रेफ्रिजरेटर घर का जो प्रसिद्ध चित्र है, आइस प्लांट एटसेट्रा। जबकि इसमें है एयर कंडीशनर, वातानुकूलन जो लगे होते हैं, पेपर, टेक्सटाइल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यहाँ पर हम एयर कंडीशनिंग का उपयोग करते हैं। तो अब हम ये जान गए हैं कि कुछ हमें एग्जाम्पल पता है कि घर का फ्रिज है, उसमें आप देखेंगे रेफ्रिजरेशन है, घर का एसी है वो एयर कंडीशनिंग है। बट इनके ऐसा नहीं कि इतने ही एप्लीकेशन है, इनके बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इनके कौन कौन से अनुप्रयोग हैं। फूड प्रिपरेशन, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने खाने को बनाया, उसको आपने रखा, बनाया, भंडारण किया और वितरण किया। जैसे अब अपन लेते हैं, सपोज जहां पर कि मीट बन रहा है। अब मीट है या मिल्क प्रोडक्ट है या डेयरी प्रोडक्ट है, इनके साथ है कि यदि ये एक तापक्रम में ना रखे जाएं तो ये बहुत जल्दी बैड स्मेल देने लगते हैं और हम बोलते हैं बदबू आ रही है, खाना खराब हो गया है। तो इनका टेम्परेचर मेंटेन करना है, कब बना रहे हैं तब, बना के रख लिया तब, और उसके बाद दुकानों में भेज रहे हैं सेल होने के लिए तब तक। तो इसके लिए हमको क्या लगेगा, कई जगह पर रेफ्रिजरेशन लगेगा, कई जगह पर कंडीशनिंग लगेगा। केमिकल एंड प्रोसेस इंडस्ट्रीज, अभी हमने जो देखा था टेक्सटाइल मिल हुई, पेपर मिल, ये प्रोसेस इंडस्ट्रीज है। केमिकल इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट के अनुसार लगता है। अब इसकी स्पेशल एप्लीकेशन देखिए आप, कोल्ड ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स, धातु के शीत उपचार में जब कोल्ड ट्रीटमेंट करना हो, मेडिकल इंडस्ट्रीज में, चिकित्सकीय उद्योगों में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, निर्माण उद्योग में। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में देखिए आप,
आपको पता है ना, जब घर की छत होती है तो उसमें 21 दिन तक तरापे लगे रहते हैं, मतलब उसको क्यूरिंग टाइम देते हैं, अपन डिटेंशन पीरियड देते हैं क्यूरिंग के लिए। लेकिन आजकल जो देखिए आप रोड बनते हैं और वो 3 दिन में ही आपको खोल दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम उसको जो है क्यूरिंग टाइम को, जो डिटेंशन पीरियड जो 21 दिन का, उसको हम घंटों में कर सकते हैं यदि हम उसको रेफ्रिजरेशन से उपयोग करें। डिसाल्टिंग ऑफ सी वाटर, समुद्री जल से नमक निकालने में, आइस प्लांट में, तो ये सभी इसके अनुप्रयोग हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो अब हमारा है व्हीकल एयर कंडीशनिंग। अब हम जब भी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग बोलेंगे तो अब हम ये समझ गए हैं कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है, एयर कंडीशनिंग क्या होता है। इसमें क्रायोजेनिक के बारे में भी हमने जान लिया, इनमें अंतर भी जान लिया, इनके प्रोसेस की एक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है। लेकिन अब इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमारे को इस चैप्टर में ये जानना था कि कार एयर कंडीशनिंग क्या होती है। आइए अब हम कार एयर कंडीशनिंग के बारे में जानें। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि हमारा कंप्रेसर या संपीड़क है। यहाँ से आप देखेंगे कि इसमें जो वाष्पित्र है, इससे आप देखिए कलर से आ रहा है यहाँ पर कंप्रेसर में। इसके बाद कहाँ जाएगा ये? कंडेंसर या संघनित्र में। इसके बाद कहाँ जाएगा ये? कंडेंसर के बाद आप देखेंगे कहाँ जाएगा ये? एक्सपांशन वाल्व में या प्रसारक वाल्व में। और फिर कहाँ जाएगा ये? एवोपरेटर में या वाष्पित्र में। ये आपने कंपोनेंट देख लीजिए जरूरी। इसमें एक और देखा आपने ड्रायर, कई एक्सिलरी कंपोनेंट है। यहाँ पर ये उच्च दाब गैस बताई गई है। उच्च दाब गैस कहाँ से जाएगी? आपकी कंप्रेसर के बाद निकलेगी उच्च दाब गैस, ये निकली। ये उच्च दाब द्रव में परिवर्तित हुई कहाँ पर? कंडेंसर में। इसके बाद उच्च दाब द्रव जो है वो एक्सपांशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लो प्रेशर या निम्न दाब द्रव में हो जाएगा। और यहाँ पर ये ऊष्मा लेकर के निम्न दाब द्रव जो है वो गैस में बदल जाएगा और फिर वापस ये कहाँ चला जाएगा? संपीड़क में। तो इसी कार्य प्रणाली है, मतलब इतनी चीजों की जरूरत है। ये बेसिकली क्या है? रेफ्रिजरेशन। लेकिन हम इसका उपयोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ठंडक मिल रही है उससे हम एयर के तापक्रम को कम करेंगे और जिससे कि 25 डिग्री पर करके हम इसको ह्यूमन बीइंग के कंफर्ट में ला सकें। तो अब हम इसमें देखिए ये कंपोनेंट कार में कहाँ होते हैं उसके बारे में देखें। ये आप देख रहे हैं कार के टायर हैं, ये इसका बोनेट है, फ्रंट पोर्शन है। और यहाँ पर देखिएगा आप, ये जो है जगह है, इसको बड़ा करके बताया है कि ये ड्राइवर या पैसेंजर के सामने की विंडोज हैं। आप केवल बटन चालू करते हैं और यहाँ से आप कार में जब भी बैठे होंगे तो देखते होंगे ठंडी ठंडी हवा आ रही है एसी चालू करके। बट वो ठंडी हवा कैसे आ रही है इस पे देखें आप। तो सबसे पहले इसमें यहाँ पर ये लगा हुआ है कंप्रेसर, देखिए नंबर 1 पर। कंप्रेसर के बाद ये अपना रेडिएटर है जो आईसी इंजन में हम लगाते हैं, पढ़ा है हमने रेडिएटर। रेडिएटर के आगे की ओर हम यहाँ पर लगा देते हैं कंडेंसर। तो कंप्रेसर से कहाँ गया ये? कंडेंसर या संघनित्र में। यहाँ पर फैन लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, कूलिंग के लिए। फिर ये ड्रायर है। इसके बाद सर्विस वाल्व्स वगैरह है जिससे गैसेस को इन किया जाता है इसके अंदर। फिर यहाँ पर ये आ गया हमारा प्रसारक युक्ति या एक्सपांशन वाल्व। और उसके बाद सीधा ये कहाँ गया? इवेपोरेटर कॉइल्स में। इवेपोरेटर कॉइल्स में आप देख रहे हैं कि पीछे ब्लोअर लगा हुआ है जो कि बाहर से एयर को लेता है और यहाँ पर एयर को ठंडा करके आपको देता है। यहाँ पर फिल्टर लगे होते हैं, माइक्रोन फिल्टर्स, एयर की प्योरिटी के लिए। और आप वेलोसिटी को कंट्रोल नाप के द्वारा करते हैं आपको कितना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कार एसी में कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में हमने एज ए इंट्रोडक्शन पहले चैप्टर में जाना। तो इस प्रकार हम देखें हमने क्या क्या देखा आज। रेफ्रिजरेशन क्या होता है, प्रशीतन। क्रायोजेनिक्स क्या होता है। मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन कौन कौन सी हैं इनके बारे में जाना। आइस रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन बाय इवेपोरेशन, ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन बाय एक्सपांशन ऑफ एयर और वीसीआर, इनके बारे में हमने टच किया। ये दो तो हमारे सिलेबस में, तो इनको हम आगे डिटेल में जानेंगे। बट अब हमको ये पता लग गया कि यदि प्रशीतन चाहिए तो उसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं। इसके अलावा 4-5 और हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। एयर कंडीशनिंग में हमने देखा कि सिर्फ तापक्रम नहीं या टेम्परेचर नहीं, बल्कि उसके साथ ह्यूमिडिटी और फिर एयर की वेलोसिटी और एयर की प्योरिटी, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर हमने अंतर देखा और एप्लीकेशन देखा और आखिरी में हमने कार एयर कंडीशनिंग में कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और कहाँ लगे होते हैं इसके बारे में जाना। तो अब आप असाइनमेंट के तौर पर रेफ्रिजरेशन और क्रायोजेनिक्स के बीच में उनको परिभाषित भी कर सकते हैं और अंतर भी लिख सकते हैं। आप सूचीबद्ध कर सकते हैं रेफ्रिजरेशन की विधियों को और किसी एक का वर्णन कर सकते हैं। आप एयर कंडीशनिंग को परिभाषित भी कर सकते हैं और इसकी तुलना आप रेफ्रिजरेशन से कर सकते हैं। और नामांकित डायग्राम कार एयर कंडीशनिंग का जो
डायग्राम है वो लेवल डायग्राम फ्री हैंड आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे रीडिंग्स की बुक्स हैं जो हमारे सिलेबस में भी है। इसमें हिंदी में भी बुक्स आपको दीपक प्रकाशन की मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर आवर टुडेज चैप्टर। थैंक यू very much for watching this video.